केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे आदर्श विलयन के बारे में और अनादर्श विलयन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में हम राहुल से लास्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका आदर्श विलयन क्या होता है, तो उसका हम पहले डिफिनीशन लिखते हैं। लिखेंगे वह विलयन जो सांद्रता तथा ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए माना विलयन में दो घटक A तथा B है तो राउल्ट के नियमानुसार, बात समझ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि वह विलयन जो सांद्रता तथा ताप के सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या होता था, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसको आप देखेंगे, इससे पिछला वाला वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी हम उसको समझते हैं राउल्ट नियम क्या था। तो हमने राउल्ट के नियम में बताया था स्थिर ताप पर, ठीक है, या किसी निश्चित ताप पर भी लिख सकते हैं, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब होता था उसके मोल प्रवाह के क्या है, समानुपाती होता था। ठीक है, तो हम राउल्ट के नियम के अनुसार हमने पढ़ा है, ठीक है, कि पी इक्वल टू क्या है आपका पी नॉट ए, ठीक है, इंटू क्या था आपका एक्स ए था। ठीक है, और घटक दूसरे के लिए अगर हम बात करें तो पीबी था और दूसरा पीबी था और उसका जो है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या था आपका पी नॉट बी था, इंटू क्या था मोल प्रवाह उसका एक्स बी था। उसके बाद हमने पी टोटल देखा था, पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी ए क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा पीबी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला आया था। तो अगर ये विलयन जो है यानी आदर्श विलयन जो है अगर वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी क्या होगा, अगर ये दो घटक ले रहे हैं तो पी ए यानी उसका जो आंशिक दाब होगा, ठीक है, वह क्या होगा पी नॉट ए इंटू क्या होगा एक्स बी के क्या होगा बराबर होगा। और यहाँ पे बात करते हैं दूसरे घटक का जो वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब होगा, वह शुद्ध घटक का जो वाष्प दाब होगा इंटू क्या होगा मोल प्रवाह के गुणनफल के क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अगर टोटल देखते हैं तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए प्लस क्या होगा पीबी होगा। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है आपका आदर्श विलयन है। अब बात करते हैं आदर्श विलयन कब बनते हैं। तो आदर्श विलयन तब बनेंगे जब दोनों मॉलिक्यूल के जो कह सकते हैं संरचनाएं होती हैं, ठीक है, या अणु होते हैं, अणुओं का आकार होता है, अगर वो समान है तो उस केस में क्या होगा आदर्श विलयन बन सकता है। ठीक है, दूसरी स्थिति में अगर हम बात करें तो दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स है, यानी हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी आप मिला रहे हो तो दोनों का अट्रैक्शन फोर्स जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा आदर्श विलयन बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन थे यहाँ पर। अब इसके एग्जाम्पल में अगर बात करें, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है आदर्श विलयन का, जैसे C6 है और H6 है यानी बेंजीन है, और C6 है और H5 है और यहाँ पर CH3 यानी टॉलुइन है, यानी बेंजीन ले सकते हैं और बेंजीन या और टॉलुइन। ठीक है, तो बेंजीन और टॉलुइन का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या कहेंगे आदर्श विलयन कहेंगे। या फिर और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए N हेप्टेन आप ले लिए, N हेप्टेन ले लिए और प्लस जो है N हेक्सेन ले लिए। ठीक है, तो N हेप्टेन और N हेक्सेन का जो मिश्रण होता है वो भी क्या होगा आदर्श विलयन होगा। ठीक है, होगा नहीं हम कह नहीं सकते। देखिए आदर्श विलयन जो होता है, देखिए जीवन दुनिया में कोई भी आदर्श नहीं होता है, कोई ना कोई कमियां होती हैं, तो ध्यान में रखेंगे आदर्श विलयन तो पाया ही नहीं जाता, क्योंकि ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स है ही नहीं कि अगर आप दोनों को मिला रहे हो तो उसके बीच में यह इंटरेक्शन ना हो। ठीक है, या हम कह सकते हैं जब दोनों के अणु जो होंगे कह सकते हैं उनका आकार जो है
ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, दोनों का अणु का आकार क्या है, लगभग सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंडीशन जो होते हैं आदर्श के वो प्योर नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें इसके बिहेवियर की तो बेंजीन और टॉलुइन का जो है आप मिश्रण जब लेते हो तो यह क्या होता है, इस रूल को लगभग फॉलो कर लेता है, इसलिए हम कहेंगे यह क्या है, एक आदर्श विलयन की तरह व्यवहार कर रहा है, नहीं लेकिन कह सकते हैं की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसके लिए जो है हमने राउल्ट के लॉ के लिए हमने ग्राफ शो किया था। तो ग्राफ जो था हमारा यहाँ पर हमने लिखा था एक्स ए इक्वल टू क्या था आपका 1 था, और एक्स बी इक्वल टू हमने यहाँ पर 0 माना हुआ था। तो अगर एक्स ए इक्वल टू 1 था, इसका मतलब है कि विलयन में केवल ये घटक उपस्थित था, तो ये इसका मतलब है वो प्योर अवस्था में होगा और उसका वार दाब क्या होगा आपका पी नॉट ए था। और यहाँ पर हमने जो देखा था एक्स बी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स बी इक्वल टू कितना लिखा था, 1 लिखा था, और यहाँ पे बात करते थे एक्स ए इक्वल टू कितना था, 1 था। तो इस अवस्था में अगर हम बात करें, सॉरी एक्स ए इक्वल टू कितना था आपका 0 था। तो अगर इस स्टेज में अगर हम बात करते हैं तो एक्स बी क्या होगा आपका प्योर स्टेज में होगा, और उसका वाष्प दाब क्या होगा आपका यहाँ पर कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लीजिए पी नॉट बी लिख देंगे, तो ये शुद्ध अवस्था में होगा, तो शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब कितना हो जाएगा, पी नॉट बी होगा। तो ये जो था आपका जो यहाँ पर ले रहे हैं वर्सेस, यानी वेपर प्रेशर होगा, यानी आंशिक वाष्प दाब होगा, और यानी वेपर, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का होगा, यानी मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे, या मोल प्रभाज लिख लीजिए, मोल प्रभाज। क्लियर, तो ये मोल प्रभाज हो गया। तो हमने जो ग्राफ शो किया था वो कुछ इस तरीके से आया था कि जैसे जैसे आप यानी एक्स ये घटा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर एक्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब धीरे धीरे एक्स घटा रहे हैं, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका शुद्ध अवस्था में जो आंशिक दाब होगा धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं एक्स बी की वैल्यू, तो एक्स बी की वैल्यू आप देख रहे हैं बढ़ा रहे हैं, तो हमें कह सकते हैं धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा और यहाँ पर ये शुद्ध अवस्था में बदल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ था, और यहाँ पर हमने पी टोटल देखा हुआ था। ठीक है, तो वीडियो लास्ट वाला देखेंगे समझ में आएगा। तो ये था हमारा आइडियल का क्या हो गया, आपका ग्राफ हो गया। जो राउल्ट का ग्राफ है वही क्या होगा आपका आइडियल का ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो लिखा था पी ए इक्वल टू लिखे थे आप पी नॉट ए इंटू क्या लिखे थे आप एक्स ए लिखे थे, और यहाँ पर पी बी इक्वल टू लिखे थे पी नॉट बी इंटू क्या था आपका एक्स बी था, और यहाँ पी टोटल लिखे थे आप पी टोटल इक्वल टू था आपका पी ए इन प्लस क्या था आपका पी बी था। ठीक है, तो इस ग्राफ से अभी हम आगे समझेंगे। इस ग्राफ को मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब हम अनादर्श पढ़ेंगे तो इस ग्राफ की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये था आपका राउल्ट्स का यानी आदर्श का नियम, यानी आदर्श विलयन। अब आदर्श विलयन के हम लक्षण को समझते हैं। तो आदर्श विलयन का जो लक्षण होगा उसको लिखेंगे, यानी आदर्श विलयन का लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इसके आदर्श विलयन का लक्षण क्या होगा, तो इसमें हम परिवर्तन देखते हैं। जैसे मान लीजिए डेल्टा एच है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और डेल्टा वी है और इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि डेल्टा वी और डेल्टा एच का इफेक्ट क्या होगा उसको हम समझते हैं। तो इसके पहले हमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आदर्श विलयन कब बनता है और इसके बीच में जो घटक होते हैं उस पर इंटरेक्शन क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि इसके आदर्श विलयन की बात, तो इसमें हम बात करेंगे। तो इसमें जो हमने जैसे मान लीजिए हमने कंपोनेंट लिया और दो कंपोनेंट हमने लिया, मान लीजिए ए था और बी था। ठीक है, तो यानी पहले अगर बात करें तो ए का जो कह सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स रहा होगा और बी का जो अट्रैक्शन फोर्स रहा होगा, आपको जब मिला दिए, यानी हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए ए है और बी है, इन दोनों को आप मिलाए तो क्या बन गया आपका ए बी प्रोडक्ट बना होगा, या कह सकते हैं जो विलयन बना वो क्या बना आपका ए बी। तो हम बात करते हैं ए का जो इंटरेक्शन रहा होगा ए के साथ यानी अपने ही मॉलिक्यूल में, और बी का इंटरेक्शन जो रहा होगा बी के साथ यानी अपने ही मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, इनका जो अट्रैक्शन होगा वो ए बी के क्या होगा, अगर बराबर होगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि वह आदर्श विलयन है। बात समझ आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि आदर्श विलयन में ये ए का आकर्षण बल बी के आकर्षण बल, ठीक है, का मान जो होता है वह ए बी के आकर्षण बल के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब आकर्षण बल का मान क्या होगा, बराबर होगा दोनों का, ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम ये कहेंगे
की जो वैल्यू आ रही है यानी वह राउल्ट के नियम का क्या करेगा, वो पालन करेगा। अब उस केस में अगर हम बात करते हैं कि अगर वो इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई आकर्षण नहीं कर रहा है, तो उस केस में डेल्टा एच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डेल्टा एच जानते हैं कि वह बॉन्ड फॉर्मेशन यानी बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटने पर डिपेंड करता है। तो जो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है अगर वो स्टेबल हो रहा है, अस्थायी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वह ऊर्जा का क्या करेगा, वो त्याग करेगा। ध्यान में रखेंगे जीवन में कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है वो अस्थाई है तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी ज्यादा वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है एनर्जी जब ज्यादा रिलीज करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डेल्टा एच जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो बॉन्ड ये फॉर्म हो रहा है यानी ये भी बन रहा है, ठीक है, अगर वह जो है अनस्टेबल है तो इसका मतलब है कि वह एनर्जी को गेन किया है, और जब एनर्जी को गेन करेगा तो डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन इस केस में अगर आइडियल कंडीशन में हम बात करते हैं तो इसमें ए बी का जो इंटरेक्शन है वो क्या है, आपका शून्य है। तो ए बी का इंटरेक्शन जब शून्य होगा तो डेल्टा एच जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम पहला कंडीशन ये कह सकते हैं कि यह ना तो ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया होता है ना तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं आइडियल विलयन जब आप बनाएंगे तो उसमें ऊष्मा का परिवर्तन जो होगा वो शून्य होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आदर्श विलयन का ऊष्मा परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य होता है, ठीक है। ऊष्मा परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि इसमें डेल्टा भी यानी आयतन में क्या होगा, प्रॉब्लम यानी चेंज होगा या नहीं होगा। तो अगर बात करते हैं जब इसमें ए है और बी है, जब इंटरेक्शन देखे ए और ए है, इसका इंटरेक्शन है, और बी का इंटरेक्शन है, और उसके बाद अगर बात करते हैं ए और डी का इंटरेक्शन है, जब इसमें इंटरेक्शन क्या है, आकर्षण जब बराबर है, तो आकर्षण बराबर है तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल समान दूरी पर ही आकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे, तो हम ये कहेंगे कि जितना आयतन पहले था उतना ही आयतन होगा। यानी ए और बी को जब आप मिलाएंगे तो जितना आयतन टोटल होगा वह इसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन ऐसा जीवन में होता नहीं है कि आयतन में परिवर्तन ना हो, या कह सकते हैं हीट में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आदर्श विलयन कभी बनता नहीं है। हाँ, जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ा कि नॉर्मल हेक्टेन था, नॉर्मल हेक्सेन था, तो इसमें जब आप मिलाते हो तो इसके नियर आता है वही लोग, इसलिए हम कहेंगे वो क्या था, आपका आइडियल सोल्यूशन था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, यानी अनादर्श विलयन, ठीक है। तो अनादर्श विलयन की अगर बात करें यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अनादर्श विलयन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वह विलयन लिखेंगे, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन कहलाता है, ठीक है, अनादर्श विलयन कहलाता है, ठीक। अब लेकिन मान लीजिए, माना विलयन में दो घटक ए तथा बी हैं, ठीक है, बी हैं, दो घटक कह सकते हैं ए तथा बी हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो पढ़ा कि पी ए जो है इक्वल टू क्या था, आपके पी नॉट ए था, और इनटू क्या है आपके एक्स ए था, और इसमें पढ़ा था हमने पी बी इक्वल टू पी नॉट वी इंटू क्या पढ़े थे हमने, एक्स बी पढ़ा था। जब कह रहा है ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ नॉट इक्वल टू, यानी पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और इस टाइप से हम बात करें तो पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी के होगा, ठीक है। तो जब ये नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि पी टोटल भी नहीं होगा, यानी पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू क्या, पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पी बी के, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू होगा
तो ये सब क्या होंगे, अनादर्श विलयन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि नॉट इक्वल टू होगा, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या फिर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी या इसकी वैल्यू, या इसकी वैल्यू या इसकी, तो इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। ठीक है, तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसे दो भाग में हम इसको पढ़ते हैं, यानी कह सकते हैं इसे दो प्रकार से बांट दिया गया। एक होता है आपका धनात्मक विचलन और एक होता है ऋणात्मक विचलन। तो हम पढ़ते हैं कि अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक है, अनादर्श विलयन के प्रकार। ठीक, हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं अनादर्श विलयन के लक्षण क्या हो जाएंगे। तो अनादर्श विलयन के लक्षण, तो अगर हम अनादर्श विलयन के लक्षण देखें तो हमने डेल्टा एच बी क्या होगा, उसमें 0 हो रहा था, इसमें 0 नहीं होगा। और इसमें जो आयतन परिवर्तन था उसमें वो 0 के बराबर था, लेकिन इसमें क्या होगा, आयतन परिवर्तन या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हीट क्या होगा, या तो उष्मा निकलेगी या तो उष्मा अवशोषित होगी। ठीक है, तो ये सब हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर अनादर्श विलयन के प्रकार की बात। तो अनादर्श विलयन को दो प्रकार से बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं पहले धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। ठीक है, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले आदर्श विलयन। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो ये कैसे होता है, धनात्मक विचलन कैसे प्रदर्शित करता है उसको समझते हैं। कि जैसे मान लीजिए लिखेंगे इस प्रकार के विलयन में, इस प्रकार के विलयन में उपस्थित सभी घटकों यानी जैसे मान लीजिए पी ए है और तथा सभी घटकों, मान लीजिए घटक ए है तथा क्या आपका बी है, सभी घटकों का आंशिक वाष्प दाब या वाष्प दाब लिख सकते हैं, वाष्प दाब। ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब से अधिक होता है। ठीक है, यह इसलिए होता है क्योंकि, ठीक है, यह इसलिए होता है, नहीं धनात्मक विचलन इसलिए होता है क्योंकि ए तथा बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान ये और ये तथा बी के बीच लगने वाले आकर्षण, ए बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल के मान से कम होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है, सोचिए जरा, ये कहना क्या चाहता है, यानी कह सकते हैं इस प्रकार के विलय में उपस्थित सभी घटकों का जो आंशिक दाब होगा या आंशिक वाष्प दाब होगा, राउल्ट के नियमानुसार जो वाष्प दाब आ रहा था से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यह इसलिए होता है क्योंकि पीए तथा पीबी के बीच लगने वाला, ठीक है, यानी ए तथा बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान ए तथा बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल के मान से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमने बात किया कि जो विलयन है उसमें घटक ए है, तो जब आप घटक ए है तो शुद्ध अवस्था में जो घटक होगा वो ए के बीच में आकर्षण होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा घटक जो हमने लिया था उसके बीच में क्या था, आपका बी के बीच में आकर्षण है। ठीक है, अब जब आपने दोनों को मिलाया तो क्या बना, आपका ए बी मिला। ठीक है, जो विलयन मिला वो किसका मिला,
ए भी मिला, ठीक है। अब मान लीजिए आप बात कर रहे हैं ये है और ये क्या है आपका बी है। अगर इसमें आकर्षण बल का मान, आकर्षण बल का मान अगर हम बात करें अधिक है, आकर्षण बल का मान क्या है, अधिक है, और इसके आकर्षण बल का मान क्या है आपका, कम है, ठीक है। तो आकर्षण बल का मान जब अधिक क्या होगा, अधिक होगा, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, और जब बहुत पास पास होंगे तो इसका मतलब है कि इसके वाष्पन की दर कम होगी। तो वाष्प जब बनेगा नहीं तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें कहेंगे इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब आप मिला देते हो तो ये भी बनता है, तो ये भी के बीच में कह रहा है आकर्षण क्या हो जाना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों कि अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में आकर्षण बल कम हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और जब दूर दूर होंगे तो आसानी से कह सकते हैं कि वो वाष्पित हो जाएंगे, ठीक है। वह क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में आकर्षण कम होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, यानी वो कैसे आसानी से वाष्पित होंगे, तो उनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वो ज्यादा होगा। तो वही कह रहा है कि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है ये तथा बीवी के मान के बीच लगने वाले आकर्षण बल के मान से क्या जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो जब कम होगा तो क्या होगा, ये गैस ज्यादा बनाएगा, और गैस ज्यादा बनाएगा तो दाब ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा तो हम कहेंगे कि यह पॉजिटिव डेविएशन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। क्लियर, ये क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन करेगा, यानी धनात्मक विचलन करेगा, ठीक है। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या ले रहे हैं, CCl4 ले रहे हैं, मान लीजिए पहला है CCl4 है, उसके बाद आप बेंजीन ले रहे हैं C6 ले रहे हैं, दूसरा आप ले सकते हैं आप CCl4 ले सकते हैं, और मान लीजिए आप क्लोरोफार्म ले रहे हैं CaCl3 ले रहे हैं, और मान लीजिए आपका एसीटोन है CH3 है, और CO है, उसके बाद क्या है आपका CH3 है, और प्लस आप ले सकते हैं C2H5OH, ठीक है। तो ये क्या है आपके ये कुछ एग्जाम्पल है जो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। जैसे मान लीजिए आपका है ये C2H5 है, तो C2H5 जो होता है, C2H5 को ऐसे लिख सकते हैं CH3, उसके बाद लिख सकते हैं CH2, और उसके बाद क्या होगा आपका OH होगा, क्या होगा, OH होगा, ठीक है। अब इस OH को हम लिखें इस पर टाइप से, और इसी टाइप से आप एक और मॉलिक्यूल ले लें, तो यहाँ पर देख रहे हैं H है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अभी हाइड्रोजन क्या होगा, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व से क्या होगा, जुड़ेगा, तो इसके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, यानी कह सकते हैं कि यह एक कह सकते हैं प्रबल बल होता है। जब प्रबल बल होगा तो इसको दोनों को क्या होगा, पास में जोड़े रहेगा, और जब पास में जोड़े रहेगा तो इसके वाष्पन की प्रक्रिया क्या होगी, कम होगी, तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें एसीटोन मिला लिया, जैसे ही आपने इसमें क्या किया, एसीटोन मिलाया, अब एसीटोन कहाँ चला जाएगा, इसके बीच में चला जाएगा, और जब इसके बीच में जाएगा तो इस मॉलिक्यूल्स को अलग कर देगा, अब इस मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो जब ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे तो इसका मतलब है कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कहेंगे यह वाष्पित क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यानी कह सकते हैं यह जब वाष्पित ज्यादा होगा तो वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा, और जब वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, वो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। तो हम कह सकते हैं यह हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहा है, वो छुड़ा रहा है, ठीक है, उसके बीच में आ रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाएगा तो बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक, कम हो जाएगा, और कम होगा तो ये दूर दूर हटेंगे, और वो वाष्पित ज्यादा होगा तो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके मतलब। अब बात करते हैं इसके कुछ लक्षण की, जो हमने लक्षण के बारे में बात किया था कि लक्षण क्या होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो PA क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, PA क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किसके, जो वास्तविक था पहले था P0A इंटू क्या हो जाएगा, XP। तो जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब था, जैसे मान लीजिए हमने एथिल अल्कोहल लिया, तो एथिल अल्कोहल क्या बना रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, तो इस अवस्था में उसका वाष्प दाब यानी शुद्ध अवस्था में उसका वाष्प दाब क्या था, P0A था, तो ये क्या था, ज्यादा था, ठीक है, नहीं कह सकते P0A था। अब आपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ था तो इसका मतलब ये वाष्पित कम हो रहा था, वाष्प दाब ये कम था। अब आपने एसीटोन ले लिया, क्या ले लिया, एसीटोन, तो एसीटोन ब्रेक कर देगा, तो ब्रेक कर देगा तो वाष्पित ज्यादा हो जाएगा, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, PA, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इंक्रीज हो जाएगा तो हमें कहेंगे PA इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, P0A इंटू क्या हो जाएगा, XA रहेगा। अब बात करते हैं दूसरा, तो इसमें अगर मान लीजिए दूसरा घटक जो होगा तो PB होगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, P0A होगा इंटू क्या हो जाएगा, P0B होगा इंटू क्या हो जाएगा आपका, XB हो जाएगा, ठीक।
तो ये ग्रेटर होगा। अब मान लीजिए पीए और पीबी जब ग्रेटर हो रहे हैं तो पी टोटल कहेंगे वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पी टोटल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पीए प्लस क्या हो जाएगा आपका पीबी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अनादर विलेन जो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राफ को। ठीक है, थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए लक्षण में अगर हम बात करें तो ये हो गया पहला। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा एच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा एच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सोचिए, मैंने कहा कि ए और बी यानी जो ए था इस पे इंटरेक्शन ज्यादा था। इंटरेक्शन ज्यादा कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास थे, यानी स्टेबल ज्यादा थे। स्टेबल ज्यादा थे तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी कम रही होगी। और जब मान लीजिए आपने बी को मिलाया तो एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो एनर्जी बढ़ना का मतलब है कि वह एनर्जी को क्या किया है, वह गेन किया है। ठीक है, एनर्जी को क्या किया है, वो लिया है। तो एनर्जी जब लेगा तो उसकी वैल्यू डेल्टा एच क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। बस आ रहा है। तो यह जो है ये कह सकते हैं कि यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। और अगर बात करते हैं इसका आयतन, तो सोचिए जरा कि जब ए के बीच में आकर्षण ज्यादा था और बी के बीच में आकर्षण ज्यादा था। ठीक है, जब आपने इसको मिलाया तो जो ए बी था उसका आकर्षण कम हो गया। अब आकर्षण कम होगा तो बॉन्ड क्या होगा, दूर से बनाएगा। जब बॉन्ड दूर से बनाएगा तो क्या होगा, यह इसकी एरिया बढ़ जाएगी, यानी क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी डेल्टा वी क्या होगा, आपका पॉजिटिव आएगा। तो हम कहेंगे इसे क्या हो गया, आपका पॉजिटिव डेविएशन हो गया और इसके ये लक्षण हो गए। अब इसको हम थोड़े से ग्राफ को समझते हैं, इसका ग्राफ क्या होता है। तो इसका हम ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ वैसे होगा जैसे हमने x इक्वल टू हमने 1 माना था और एक्स बी इक्वल टू हमने क्या माना था, 0। और यहाँ पर हमने एक्स बी इक्वल टू 1 माना था और एक्स ए इक्वल टू हमने 0 माना था। और जो हमारा ग्राफ आ रहा था यहाँ पर पी नॉट ये था, और यहाँ पे हम बात करें अगर पी नॉट क्या था, आपका बी था। यहाँ से क्या हो रहा था, ये ऐसे था और ये डिक्रीज हो रहा था और ये पी टोटल था, ऐसे था। अब कह रहा धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा था, तो इसका मतलब क्या था, पी नॉट ये जो हमने लिखा था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस लाइन से ऊपर आएगा। ऐसे देखिए, ये लाइन जो था ये क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा ऐसे, देखिए ऐसे। तो इसी को लिख सकते हैं कि ये इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ए। क्लियर। अब इसका जब लिखेंगे तो ये भी धनात्मक है, धनात्मक पॉजिटिव मतलब ऊपर से ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह हो जाएगा पी बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी नॉट v इंटू क्या हो जाएगा आपका एक्स बी। अब पी टोटल देख लीजिए, तो पी टोटल भी कैसे हो जाएगा, टोटल ऐसे जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं पी टोटल, तो पी टोटल इक्वल इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका पी ए प्लस क्या हो जाएगा पी बी के। ठीक है, तो ये था आपका वो विलेन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे थे। अब दूसरा हम बात करते हैं वो विलेन जो ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर धनात्मक की जगह पर क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। मेरा काम हो गया यहाँ पर। देखिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलेन, तो ऋणात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, जब किसी विलयन में उपस्थित घटक कौन से होगा, मान लीजिए ए है और बी है, घटक ए तथा बी का वाष्प दाब, ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, कम होता है, वह विलयन क्या कहलाता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो लिखेंगे वह विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। बस में आ रहा है। अब बात करता है वह विलयन क्या करेगा, ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, क्यों, ठीक है, यह इसलिए प्रदर्शित करता है क्योंकि घटक
क्योंकि ए बी का आकर्षण बल का मान ए तथा बी के मान से अधिक होगा। क्या हो जाएगा? अधिक होता है। बात समझ रहा? तो इसमें क्या आ रहा है, जैसे कह रहा है कि मान लीजिए हमने ए लिया और फिर ए लिया, ठीक है, और उसके बाद हमने बी लिया और फिर हमने बी लिया। अब इसको मिलाया तो क्या बना आपका? ए बी बना। अब इसके बीच में जो है आकर्षण बल है, यानी आकर्षण बल की अगर बात करें तो कह रहा है आकर्षण बल क्या है? अधिक हो गया। और इसमें क्या होगा? आकर्षण बल का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब आकर्षण बल का मान पहले कम था और जब आपने मिला दिया तो आकर्षण बल का मान बढ़ गया। तो आकर्षण बल का मान जब बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि उसके वाष्पन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब वाष्पन की दर कम हो जाएगी तो वाष्प कम बनेगा और दाब जो होगा वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब किसी विलयन में उपस्थित घटक ए बी का वाष्प दाब, ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार, जो राउल्ट कह रहा है, ठीक है, राउल्ट जो कह रहा है कि दाब क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है वाष्प दाब से कम आना चाहिए होता है, तो उसे क्या कहेंगे कि वह जो विलयन होगा वह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। कह रहा है यह इसलिए होता है क्योंकि ए बी का जो इंटरेक्शन होगा, यानी ए बी का जो इंटरेक्शन होगा, यानी आकर्षण बल होगा, वह ए तथा ए बी के मान से क्या हो जाएगा? अधिक होगा। ठीक है, तो ए बी के मान से जब अधिक होता है तो हमें कहेंगे, ए बी का मान जब अधिक होगा तो हम कहेंगे यह ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है HCl है और प्लस H2O है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए CCl3 है और प्लस एसीटोन है, CH3 है, COCH3 है। और मान लीजिए तीसरा अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए आपका C6H5 है, फिनॉल है, C6H5 है, उसके बाद OH है और प्लस आपने C6CH5 और NH2 लगा दिया, एनिलीन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है वो निगेटिव यानी ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी अगर बात करें ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए आपका फिनॉल है, नहीं C6H5 है और OH है, तो यहाँ देख रहे हैं OH हो गया। अब उसके बाद एनिलीन आपने ले लिया, तो एनिलीन को अगर लिखें तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका है यहाँ NH2 हो जाएगा, तो NH2 है तो इसके पास लोन पेयर होगा एक और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो NH2 हो गया, एनिलीन हो गया। अब यहाँ पर OH देख रहे हैं तो OH को हम क्या लिख सकते हैं? O और H। अब यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, जब किसी नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से यानी विद्युत ऋणात्मकता से जब जुड़ता है तो उसके बीच में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वहां पर देख रहे हैं धनात्मक में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा था, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले की तुलना में बात करें तो यह ज्यादा अस्थायी होगा। अब यह जब ज्यादा अस्थायी होगा तो इसका मतलब है इसके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा। जब आकर्षण बल ज्यादा होगा तो ये वाष्पित कम होंगे तो वाष्प दाब कम होगा, वाष्प दाब कम होगा तो यह क्या करेगा? ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं इसके लक्षण में कि इसका लक्षण क्या कहेगा। ठीक है, तो इसका लक्षण अगर हम बात करें, ठीक है, तो लिख लेंगे हेडिंग लक्षण। तो लक्षण में अगर बात करें तो PA यानी PA इज क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा P0A इंटू क्या हो जाएगा? XA के। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं PB इज लेस देन क्या हो जाएगा? P0B इंटू क्या हो जाएगा आपका? XB। और P टोटल जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, P टोटल इज लेस देन क्या हो जाएगा? PA प्लस क्या हो जाएगा आपका? PB हो जाएगा। क्लियर? तो ये कंडीशन आ जाएगा, नहीं लेस देन हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हैं कि डेल्टा H पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा? कि जैसे मान लीजिए आपने पहले था तो इंटरेक्शन इसमें क्या था? आकर्षण इसमें कम था। और मान लीजिए आकर्षण जब कम था इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल था, इसका मतलब है अस्थायी था और ऊर्जा इसकी ज्यादा थी। तो मान लीजिए इसका H1 ऊर्जा रहा होगा, तो मान लीजिए ये कुछ वैल्यू रहा होगा ज्यादा। अब मान लीजिए जब आपने इसको मिला दिया तो ये भी बना और ये भी क्या हो रहा है? आकर्षण बल इसमें अधिक लग रहा है। तो आकर्षण बल जब अधिक लगता है तो स्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और जब अस्थायी होगा तो यह ऊर्जा को क्या करेगा? निकालेगा। तो ऊर्जा जब निकालेगा तो ऊर्जा क्या आ जाएगा? कम आएगा। तो H2 क्या हो जाएगा? ये कम आएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डेल्टा H इक्वल टू क्या होता है? H2 माइनस H1 होता है। तो कम में से ज्यादा को आप घटाएंगे तो वैल्यू कैसी आएगी? निगेटिव आएगी। तो हम ये कहेंगे यह कैसा हो जाएगा? आपका निगेटिव हो जाएगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि
ये मॉलिक्यूल्स पहले अकेले अकेले रहे होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए नहीं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना नहीं तो इसका मतलब है कि ये पहले दूर दूर थे, लेकिन अब जब आप इसको मिला दिए तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जब ज्यादा बन गया तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे। जब बहुत पास पास आ जाएंगे तो आयतन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा वैल्यू निगेटिव। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका इसके लक्षण। तो हम कह सकते हैं डेल्टा वी जो हो जाएगा वो भी कैसा आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम ग्राफ को थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें, अभी हमने आदर्श विलयन जो देखा था उसके ही ग्राफ से हमें समझना है कि ये ग्राफ जो था यहाँ तक आपका था पी नॉट बी था, और इसका जो ग्राफ आया था आपका ये था पी नॉट ए था, और ये क्या था आपका पी टोटल था। क्या था आपका, पी टोटल था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमें दिखाना, अगर यहाँ पर लिख लेंगे वेपर प्रेशर होगा और ये मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन यानी कह सकते हैं मोल प्रवाह होगा, और यहाँ एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के, और एक्स बी इक्वल टू 0 के, और यहाँ ले सकते हैं एक्स बी इक्वल टू 1, और यहाँ एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब कह रहा है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है आपका पी ए इज लेस देन क्या हो जाएगा पी नॉट ए सॉरी इंटू एक्स पी के। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी ये कम आएगी, तो आप क्या करेंगे, ये जो ग्राफ बनेगा इसके डाउन बनेगा ऐसा ये लाइन। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे पी। ठीक है, तो पी हो जाएगा ए इज लेस देन क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए के, और इसका जो ग्राफ होगा इसको भी डाउन से ऐसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे पी बी इज लेस देन क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू क्या हो जाएगा एक्स बी के। देखिए इससे कम हो रहा है, राउल्ट का नियम तो यही कह रहा है कि इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, कम आ रहा है। यहाँ पी टोटल की अगर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, डाउन ऐसे शो कर देंगे। देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं पी टोटल इज लेस देन क्या हो जाएगा पी ए प्लस क्या हो जाएगा पी बी। तो एक था आपका, कह सकते हैं कि वो विलयन जो ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने जो राउल्ट के रूल्स को हमने कहा था कि उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।